हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी। होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। यस और नो। हम अपना कर रहे थे हाइपरबोला और लेक्चर नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। होप्स आप लोग अभी तक का सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है। प्लीज अगर आपने अभी तक कोई सा भी पार्ट नहीं देखा, 1 2 3 4 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज गो थ्रू इट। अदरवाइज आपको आगे क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 की। देखो लेक्चर नंबर 5 में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, है ना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कुछ उस पे बेस में क्वेश्चन कराता हूँ। इसके बाद हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे, दैट इज एसिम्पटोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एसिम्पटोट्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के बाद। तो सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू 9 इज द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ हाइपरबोला। आपके पास वो हाइपरबोलिक इक्वेशन है। ठीक है। मैंने बीच में माइनस लिखा हुआ है, प्लस होता तो सर्कल बन जाता। समझ पा रहे हो मेरी बात। अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो सर्कल बन जाता ना, लेकिन ये हाइपरबोला इक्वेशन है। आप इसको कैसे लिख सकते हो ना भाई, आप इसको कैसे लिख सकते हो, x²/9 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1। यस, दिस इज आवर हाइपरबोलिक इक्वेशन। So then the equation of corresponding pair of tangents। आप बोल क्या रहे, पहले बात तो सुन लो। आपके पास बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक हाइपरबोला बनता है, अगर आपके पास एक हाइपरबोला बनता है, और कहां पर, इफ x इज इक्वल टू 9, तो 9 कहीं ना कहीं यहां पर होगा, क्योंकि इसके वर्टिसेस तो हमारे पास कुछ इधर ही मिलने वाला है 9। तो 9 हमें जहां भी मिलेगा, बोला इफ x इज इक्वल टू 9, if x is equal to 9 is the code of contact, this is our code of contact, then the equation of corresponding pair of tangents। तो इस पर्टिकुलर लाइन से जो टेंजेंट्स बनने वाली हैं, जो टेंजेंट्स बनने वाली हैं, है ना, जो भी टेंजेंट्स बनने वाली हैं, आपको इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिखनी है। क्या मैं कह दूं, हमने लास्ट क्लास में एक टेबल बनाई थी, याद करो। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू s1, t² इज इक्वल टू ss1। यस। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर हमारे पास कुछ पता होता है तो हम यूज करते हैं t² इज इक्वल टू s इंटू s1। बोला t², बोला t क्या कौन था, बोला t था मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को यूज करेंगे। बोला ठीक है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, बाद में देखेंगे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है हमारे पास x x1 अपॉन में a² माइनस y y1 अपॉन में b² और माइनस में 1 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस। एस इज व्हाट, एस इज अवर हाइपरबोलिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, आपके पास जो भी हाइपरबोला है, x² अपॉन में a² माइनस y² अपॉन में b² माइनस में 1 और s1 अगर आप उस पर्टिकुलर हाइपरबोला में x पॉइंट डाल दोगे, क्योंकि x1 y1 कोई ना कोई पॉइंट होगा ना, और बताता हूं कौन सा पॉइंट है वो, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, a² b² माइनस में 1। सो आपके पास ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनी, और ये जो इक्वेशन बनी आपके पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट बनी। बोला ठीक है, लेकिन ये तो बता दो x1 y1 है कौन। x1 y1 वो है जहां पर आपके पास ये पॉइंट्स टच कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स x1 y1 है। अगर x इज इक्वल टू 9 से आप हाइपरबोला टेंजेंट बनाओगे, तो टेंजेंट तो आपके पास ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं x एक्सिस पे कटेंगे, और कहीं ना कहीं x एक्सिस पे कटेंगे। तो मैं इस पॉइंट को वैसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि लेट्स से दिस इज अवर अल्फा बीटा, बट यहां पर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो अल्फा कॉमा 0। मतलब क्यों 0 रहेगा, क्योंकि सिमेट्री बन रही है ना भाई, x इज इक्वल टू 9 से है तो आसमान में तो कहीं तो हमारे पास अगर एक वर्टिकल लाइन होगी तो उसके टेंजेंट हमेशा x एक्सिस बनते हैं, आप जानते हो चीजें। बोला ठीक है, अगर आपके पास टेंजेंट्स ये बन रहे हैं अल्फा 0, मैंने मान लिया अगर मेरा अल्फा निकल जाए, अल्फा किसके इक्वल होगा, यही मेरे पास x1 है, यही मेरे पास y1 है। बोला आप एक चीज तो पता है आपको, बोला कौन पता है, बोला कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आप जानते हो, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आप जानते हो, मतलब क्या जानते हो कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन अगर आपके पास एक पॉइंट है तो आप जानते हो t इज इक्वल टू 0। बोला यस। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट COC मतलब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आप जानते हो। बोला क्या, बोला t इज इक्वल टू 0। t मतलब वो फॉर्मूला, बोला x x1 अपॉन में a² माइनस y y1 अपॉन में b² माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर x1 y1 कौन है, x1 y1 वो पॉइंट है जहां से आपके जो टेंजेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे कौन है, अल्फा कोमा 0। तो अगर मैं x1 की जगह पर, अल्फा और y1 की जगह पर 0 डाल दूं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनकर आती है। तो x x1 कौन है, अल्फा,
ए स्क्वायर मतलब 9 है ना, वो ए स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर कितना हो गया 9, y1 कितना है मेरे पास 0 अपॉन में 9 माइनस में 1, इसको ले जाता हूं उधर, तो 0 बन गया, ये पार्ट तो पूरा का पूरा 0 बन गया। बोला क्या बचा मेरे पास, बोला अल्फा x इज इक्वल टू में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब जो आपके पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी x इज इक्वल टू नो पर, वहां से जो टेंजेंट्स मिलेंगे, वो जो टेंजेंट्स मिलेंगे वो मेरे पास 1,0 पर मिलने वाले हैं। मतलब x1 की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। क्योंकि आप जानते हो ना भाई कि कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन आप जानते हो, t इज इक्वल टू 0, दैट्स द, इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया। ऐसे क्वेश्चन मैंने जब मैंने कराया था सर्कल में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे जहां पे t इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर इज इक्वल टू s1 और t इज इक्वल टू s1 का यूज हुआ था। करेक्ट, तो पुट, क्योंकि ये है यहां पर x1 y1 है, यहां पर x1 y1 वही पॉइंट है जहां पर जो टेंजेंट्स आके मिल रहे हैं, तो 1,0 पुट कर दीजिए, तो 1 अपॉन में, तो x अपॉन में 9 माइनस, ये तो 0 बन गया, y1 जहां पे दिख रहा है 0 बना दो सीधा सीधा, जहां पर y1 दिख रहा है सीधा सीधा काट दो, क्या बचा x अपॉन में 9 माइनस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9। देखो y1 की जगह कहाँ है मैंने, है ना, ये हमारे पास पुट होंगे x1 और y1 की जगह पर, बाकी सब जगह कुछ नहीं बदलेगा भाई। तो x1 कौन है 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस में 1, तो हमारे पास ये इक्वेशन बची। आप इसको सोल्व कीजिएगा और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। मैं आपको बता देता हूँ सोल्व करने के बाद क्या इक्वेशन बनने वाली है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9, तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पेयर ऑफ, क्योंकि आपको पता है ना, अगर दो लाइंस को आपकी क्वेश्चन लिखनी है तो ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक फॉर्म में आने वाली है, पर डिग्री 2 की टर्म में आने वाली है, क्योंकि आप क्या लिख रहे हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आपको t इज इक्वल टू 0 कब यूज करना है, t इज इक्वल टू s1 कब यूज करना है, t इज इक्वल टू ss1 कब यूज करना है, राइट। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम इसके बाद अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज asymptotes, दैट इज asymptote, ऑलराइट। चलो वीडियो को पॉज कीजिएगा, फटाफट वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, एसिम्प्टोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये एसिम्प्टोट स्टार्ट होगा। वो क्या बोलते हैं देखते हैं। बोला एसिम्प्टोट बोलते हैं कि ये ना हमारे पास टेंजेंट होते हैं, बोला टेंजेंट होते हैं, तो टेंजेंट, लेकिन वो टेंजेंट जो कि इन्फिनिटी पे जाके बनते हैं, इन्फिनिटी पे जाके बनते हैं। बोला देखते हैं। बोला एक बात बताओ, हमने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था कि जो आपके पास हाइपरबोला बन रहे हैं, जो आप हाइपरबोलास को पढ़ रहे हो, ये हाइपरबोलास आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, विजिबल और नॉट। तो जब ये आपने हाइपरबोला बना दिया, तो एक लाइन ऐसी भी थी ना, जब आपने एक लाइन ऐसी थी ना जो इसको टच नहीं करेगी, और जो इसको टच नहीं करेगी, मतलब वो लाइन हमारे पास यहां पे चली जाएगी। मतलब क्या हुआ इस चीज का पता है, कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसको कभी भी टच नहीं करेगी, तो ये जो बन रही है टेंजेंट बन रही है। सिमिलरली जब आप इस लाइन को आगे, क्योंकि आपको तो इधर भी पैराबोला, और सिमिलरली आपके पास एक लाइन ऐसे बनने वाली है, क्योंकि ये लाइन भी इसको कभी टच नहीं करेगी। फोकस बिगड़ रहा है, प्लीज ध्यान रहे, ये लाइंस हमारे पास टच में नहीं है, ठीक है ना, ये लाइंस हमारे पास टच में नहीं है। बोलो ठीक है सर, नहीं है टच में, मान लिया आपकी बात। तो ऐसे ही मेरे पास ये लाइन इधर चली जाएगी, और सिमिलरली हमारे पास एक जो इधर का हाइपरबोला बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो आप, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हाइपरबोला था। ये जो दो लाइंस बनी हैं, यही मेरे पास एसिम्प्टोट है। क्यों, क्योंकि ये जो दो लाइंस है इन पर्टिकुलर हाइपरबोला पे टेंजेंट बना रही है, लेकिन कहां पे जाके, इनफाइनाइट पे जाके, क्योंकि ये लाइंस कभी भी इस हाइपरबोला को टच नहीं करेगी ना। इट मींस दीज आर द लाइंस व्हिच आर टेंजेंट एट इनफाइनाइट। यस, तो एसिम्प्टोट्स आर व्हाट, टेंजेंट्स एट इनफाइनाइट। बस इतना सा ही पढ़ना है, लेकिन ये तो हमने सिर्फ अपने सिंपल भाषा में पढ़ लिया, लेकिन मैथमेटिकली कुछ ना कुछ कहेगा। बोला यस,
मतलब आप एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ है तो एक तरीके का टेंजेंट ही। तो जरा बताना, अगर मेरे पास ये वाला हाइपरबोला था तो यहाँ पे हाइपरबोला इक्वेशन क्या थी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब अच्छा बताना मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस आता था या माइनस आता था बताइएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस आता था या माइनस आता था, क्योंकि आपको बताया था प्लस बी स्क्वायर को कन्वर्ट कर देना किसके अंदर, माइनस बी स्क्वायर के अंदर। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी जो कि कहीं ना कहीं टच कर रही थी हाइपरबोला पे, बट अब ऐसा नहीं है। मतलब आपके पास जब भी कोई टेंजेंट बनता था हाइपरबोला के ऊपर, तो सपोज करो यहाँ पे टच करके चला गया, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो आते थे। लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही तो फर्क रह गया कि इस बारी हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आने वाला। इस बारी हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आने वाला। और जब लास्ट में पहुंचते पहुंचते हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डिराइव किया था, तो हमारे पास क्या निकल कर आया था, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी। यस और नो, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई सी, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाई सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई सी। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास अब मेरे पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंट इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे, इसलिए सी पॉइंट निकल कर आने ही नहीं वाला। मतलब क्या मैं कह दूं, जो सी है वो हमारे पास मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे पास इनफाइनाइट पे मिलने वाला है। और बोला इनफाइनाइट पे कब मिलेगा वैल्यू, बोला इनफाइनाइट पे तब मिलेगा जब हमारे पास सी की वैल्यू जीरो होगी। क्योंकि जैसे ही सी की वैल्यू जीरो बन जाती है, ये सी जैसे जीरो बन जाएगा, तो ए स्क्वायर एम बाई जीरो दैट इज इनफाइनाइट और बी स्क्वायर बाई जीरो दैट इज इनफाइनाइट। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे पास मिल जाएगा इनफाइनाइट पे जाके। बोला हाँ, मुझे इसी चीज की तलाश थी, मुझे इसी चीज की तलाश थी। मतलब पता क्या, मतलब आपके पास जो सी है ना वो जीरो पुट कर दीजिए। मतलब सी कौन होता है, मतलब सी होता है मेरे पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बोला अच्छा, बोला ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बोला अच्छा, बोला एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बोला अच्छा। तो बोला एम की वैल्यू क्या आ गई, बोला एम की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस बी बाय ए। मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे ए और भी तो पता है ना आपको, ए और भी तो आप जानते हो, क्योंकि ये तो हमारे पास हाइपरबोला से निकल जाएंगे। मतलब अच्छा, ये जो आपके पास स्लोप बन रहे हैं, ये जो लाइन बन रही है, ये जो लाइन बन रही है, ये दोनों लाइन किसी न किसी स्लोप पर तो होगी। तो इसका जो स्लोप होगा वो गारंटीड बी बाई ए होगा, और इसका जो स्लोप होगा गारंटीड माइनस बी बाई ए होगा। बोला हमने दो काम तो कर दिए कि हमने वो पॉइंट ढूंढ लिया कि जहां पर हमारे पास मिलने वाला है, और हमारे पास स्लोप निकल कर आ गया जहां पर हमारे पास ये इक्वेशन बनने वाले थे, इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप। मतलब ठीक है, मतलब जैसे ही हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ चुका है, तो जरा मुझे बता दो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या बनने वाली है। मतलब इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आप जानते हो ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी होता, ये सी तो था और सी तो मेरे पास जीरो है। मतलब सी का जीरो का मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, एसिम्पटोट कौन सी, बोला इसकी बात कर रहा हूं मैं और इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो ये तो मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी होता है, या तो उधर, और हमें पता है कि c की वैल्यू मेरे पास जीरो है, तो मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया, ये मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो भी इस इक्वेशन एसिम्पटोट बनेगी ओरिजिन से पास होकर जाएगी। यस, ओरिजिन से पास होके जाएगी। अगर हमें समझ में आ गया कि अगर ये ओरिजिन से पास होके जा रही है, तो हमारे पास जो स्लोप है या तो वो प्लस का बी बाई ये रहा होगा, या तो वो प्लस का बी बाई ये रहा होगा, या तो वो माइनस का बी बाई ये रहा होगा। अगर ऐसा रहा होगा तो y बाई बी इज इक्वल टू में x बाई ए, है ना, मैंने ऐसे कर दिया इसको, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा नीचे तक दिख जाए। तो y b को नीचे ले आया x बाई ए, तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल खूबसूरत इक्वेशन बनकर आ गई, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। और यहां पे देखूंगा तो y बाई बी अगर करता हूं और इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई ए करता हूं, तो x बाई ए ले आओ इधर, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू जीरो। Yes, yes. These are two beautiful equation of asymptotes. You have to remember that कि x by a
माइनस आ जाएगा एक बार बीच में और एक बार प्लस आ जाएगा। ये जो दो इक्वेशन बनकर आई, ये इक्वेशंस मेरे पास पर्टिकुलर एसिम्पटोट्स की है। दिख रही है, विजिबल और नॉट, ठीक है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत हिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो दो इक्वेशन निकल कर आ रही हैं, ये हमारे पास किसकी है? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। बोला ओके 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 ओके, आधा काम हो गया। बोला अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे पेयर ऑफ इक्वेशन चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशन, याद करो स्ट्रेट लाइन की वो क्लास जब मैंने बताया था कि पेयर ऑफ इक्वेशन लिखते हम L1 डॉट L2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये मेरे पास L1 है और ये मेरे पास L2 है तो आप पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे लिखोगे? L1 डॉट L2 इज इक्वल टू 0। फटाफट वीडियो को पोज करके लिखते रहिए साथ साथ, ठीक है। आप वीडियो को पोज करके लिखते रहिएगा। बोला ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अगर आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट चाहिए, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, मतलब अगर आपको एक साथ दोनों इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे आप? L1 डॉट L2 इज इक्वल टू 0। बोला L1 कौन? बोला L1 तो मेरे पास x बाई ए माइनस में y बाई बी इज इक्वल टू 0, लेकिन ऐसा लिखते हैं हम, तो ऐसे लिखते हैं केवल। और ये कौन है? बोला x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू 0। तो बोला ओ हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। काफी कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है मेरे को अपनी इस पेयर ऑफ एसिम्पटोट की इक्वेशन में। वहां पर 1 होता था बस, वहां पर 1 होता था, तो यहां पर 0 आ चुका है। 1 है तो हाइपरबोला इक्वेशन है और 0 है तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स की इक्वेशन है। बोला यस, बड़ी आसान इक्वेशन होगी, तो मतलब याद करने में कुछ दिक्कत ही नहीं हुई। तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बोला ठीक है, हमारे पास स्लोप निकल कर आ गया प्लस माइनस बी बाई ए, आप नोट करते रहा करो, ठीक है ना ये सब बातें। बोला ठीक है, हमारे पास एक ब्यूटीफुल, जैसे कि आप लोग हैं, है ना, कैसे हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लोग हैं आप। बोला जो हमारे पास इक्वेशन निकल कर आई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट। बोला ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी तो बन रहे हैं। there is a difference between only a constant of a constant, कैसे भी ले लो, there is a difference between a hyperbola and equation of asymptotes of a single constant। यहाँ पर 1 होता था तो हाइपरबोला बन जाता था, 0 होता था तो हमारे पास वो बन जाता था। बोला ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बोला एक बात बताओ, ये आपके पास हाइपरबोला, ये तो मिटा रहा हूँ, ठीक है, सब लिख चुका हूँ। बोला ये तो हमारे पास हाइपरबोला था। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना दिया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो उसके एसिम्पटोट्स यही होंगे क्या? यस यस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बोला कौन सा बोला? कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला। बोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला तो हमारे पास y से बनेगा। अगर ये हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट एक्स हाइपरबोला तो कुछ यूं बनता हुआ चला जाएगा और यूं बनता हुआ चला जाएगा। बोला यस। बोला इस, ये हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला और ये मेरे पास हाइपरबोला, तो इन दोनों हाइपरबोलास के एसिम्पटोट्स तो यही रहने वाले हैं ना भाई, ये थोड़ा ना बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इसलिए अच्छी बात लगी कि आपके पास एसिम्पटोट्स तो कुछ दो ही हैं, इक्वेशन दो ही बनने वाली है और दोनों के स्लोप आप जानते हो प्लस माइनस बी बाई ए। अच्छी बात क्या है कि आपके पास इक्वेशन भी आपको याद है। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो आप, पहला पॉइंट लिख सकते हो क्या? हाइपरबोला and conjugate hyperbola have same asymptotes, same asymptotes, yes or no? क्योंकि आपके पास जो हाइपरबोला दिख रहा है और जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिख रहा है, दोनों के एसिम्पटोट्स तो सेम ही है। बोला यस। बोला आपके पास इक्वेशन ऑफ पेयर एसिम्पटोट्स हैं, डिफर ओनली द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बाय कांस्टेंट टर्म ओनली। कैसे आप देख लीजिए, कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ asymptotes, equation of asymptotes differ from the equation of, differ from the equation of, या तो वो हाइपरबोला का हो, या तो वो हाइपरबोला का हो, या फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का हो, कुछ भी कह सकते हो। सिर्फ और सिर्फ किससे डिफरेंस है आपके पास? बाय कांस्टेंट टर्म ओनली। भाई या तो 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा। 1 हो गया तो हाइपरबोला, -1 हो गया तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला, 0 हो गया तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेन को।
इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, बोला यस बाय कांस्टेंट टर्म ओनली। ये हमारे, क्योंकि आप जानते हो ना सब कुछ, इसकी इक्वेशन जानते हो हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी भी जानते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और इसकी तो जानते ही हो, अभी अभी ऊपर लिखी हुई है। तो सब कुछ चीजें जानते हो। बोला यस, बोला और कुछ, बोला आपने ये चीज देखी कि जो एसिम्पटोट्स हैं आपके पास, है ना, जो एसिम्पटोट्स हैं वो पास कहां से करेंगे, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला ना इक्वली इंक्लाइंड टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं इनको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है ना। भैया जो आपके एसिम्पटोट्स हैं कहां से पास करके जाएंगे, ये पास करके जाएंगे पहली चीज ऑरिजिन से, या फिर ऑरिजिन छोड़िएगा, ऑरिजिन तो इट इज पर्टिकुलर हाइपरबोला के लिए। आप बोल सकते हो कि ये जो एसिम्पटोट्स हैं वो हाइपरबोला के बिल्कुल सेंटर से पास करके जाएंगे। लिखिएगा आप इस बात को, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, एसिम्पटोट्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ये हमारे पास ट्रांसवर्स, ये अगर हाइपरबोला था, ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड, जितना एंगल उधर इंक्लाइंड हो रहा है उतना ही एंगल हमारे पास इधर इंक्लाइंड होगा। अगर ये थीटा तो भैया ये भी थीटा होना पड़ेगा, ये बात बोल रहा है। जितना ट्रांसवर्स एक्सिस से, वैसे बात तो कॉन्जुगेट से भी कह सकते हो आप, है ना, जितना इधर से उतना उधर, लेकिन अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जितना हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस से इंक्लाइंड पर है वो दोनों एसिम्पटोट्स हमारे पास सेम एंगल पर इंक्लाइंड होंगे। तो एसिम्पटोट्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, हेंस। अब इसके बाद आप एक बात बोल सकते हो क्या, हेंस द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द एसिम्पटोट्स आर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। समझ में अरे सिंपल सी बात समझो ना, अगर ये मेरे पास एक एसिम्पटोट्स हैं, अगर ये मेरे पास एसिम्पटोट्स हैं, तो ये जो एक्सिस बन जाएगी, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, बाइसेक्टर नहीं होगा, क्योंकि ये अगर थीटा ये थीटा, तो बाइसेक्टर कौन बना, बाइसेक्टर ही तो बना, ट्रांसवर्स एक्सिस तो बना। तो क्या बोल रहा हूं मैं, हेंस द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स between the asymptotes are the principal axis of hyperbola, are, तो इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, क्योंकि बाइसेक्टर्स है। बोला यस, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसवर्स एक्सिस इज द बाइसेक्टर, सिंपल, करेक्ट। तो ये बात समझ में आ गई आपको। पॉइंट नंबर 4, आप ये भी पॉइंट नंबर 4 तो मुझे दिखाना पड़ेगा करके। बोला आपके पास ये जो हाइपरबोला बन रहा है ना, ये जो आपके पास हाइपरबोला बना, ये जो आपके पास एसिम्पटोट्स बने, अगर आप एक रेक्टेंगल फॉर्म करना चाहोगे, वो रेक्टेंगल कौन होगा पता है, वो रेक्टेंगल होगा जो इनके टेंजेंट से बनता हुआ जाएगा, जो इनके टेंजेंट से, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे डायग्राम एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, डायग्राम थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं भाई। ये बिल्कुल यहाँ से पास करते हुए जाएगा, ठीक है जी। और अगर मैं इसको बना दूँ तो ये नीचे हुए आ जाएगा यूं, और ये देखो कैसे बनाया हुआ है जी मैंने, थोड़ी सी डायग्राम देख लीजिएगा। जस्ट वेट 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 वेट, हो गया हो गया हो गया हो गया, ये लो जी, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो आप ऐसे कीजिएगा, प्लीज, है ना, ऐसे करके। तो दिस इज योर रेक्टेंगल शेप, गॉट इट। ये एक्चुअली स्क्वायर नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि 2a 2b इक्वल नहीं है ना। ये हमारे पास 2a लेंथ है और ये मेरे पास 2b लेंथ है, अगर इक्वल होता तो 2a इक्वल टू 2b बन जाता। पता नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। अरे भैया आप यहाँ पे क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बोलते हो 2a, और 2a लेंथ मेरे पास इतनी है, और 2b लेंथ या ज्यादा होगी या कम होगी, और कम ही होगी क्योंकि हाइपरबोला है, तो ज्यादा होगी तो नेगेटिव आ जाएगी। तो ये लेंथ बराबर नहीं है, और अगर ये 2a 2b बराबर नहीं है तो हमारे पास स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। बोला यस, तो बोल रहे जो आपके पास ये रेक्टेंगल बना, बोला किस किस से, बोला आपके पास टेंजेंट के, टेंजेंट
हाइपरबोला की और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की हेल्प से जो रेक्टेंगल बना वो उसके जो डायगोनल्स होंगे वो मेरे पास एसिम्पटोट्स होंगे, वो मेरे पास एसिम्पटोट्स होंगे और वो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी। ऑब्वियसली बात है, डायगोनल्स अगर इक्वल होगा तो रेक्टेंगल बनेगा। लिखेंगे आप इस बात को, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, एसिम्पटोट्स एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला आर डायगोनल्स, लिखते रहिएगा, आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल formed by the formed by the lines formed by the lines drawn through the extremities, मतलब टेंजेंट्स की बात कर रहा है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ ईच एक्सिस पैरेलल टू अदर एक्सिस, एक्सट्रीमिटीज ऑफ ईच एक्सिस पैरेलल टू अदर एक्सिस। अगर आप इसका एक्सट्रीमिटीज बनाओगे, मतलब ये लाइन, तो ये पैरेलल होगा अदर एक्सिस के। सिंपल सी बात, टेंजेंट की बात बोल रहा है यार वो, बस भाषा बदल दी उसने ना। तो रिपीट कर रहा हूं, एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल formed by the lines drawn through the extremities of each axis parallel to other axis। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया। आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, चाहो तो इसको लिख दीजिए अभी यहाँ पर, ये हमारे पास रेक्टेंगल बना, ये हमारे पास रेक्टेंगल बना, डायगोनल्स इसके इक्वल हो गए और जो डायगोनल्स हैं वो मेरे पास एसिम्पटोट्स हैं और जो साइड्स हैं वो मेरे पास टेंजेंट्स हैं। किसकी? टेंजेंट्स ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। सिंपल सी भाषा में बात लिख दीजिए आप, जो साइड्स हैं वो हमारे पास टेंजेंट्स हैं हाइपरबोला की और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, दैट्स इट। तो इतना सा आपको पढ़ना था एसिम्पटोट्स के बारे में। तो एसिम्पटोट्स के बारे में मैंने कुछ 4-5 चीज़ें बताई। आपके पास जो स्लोप निकल कर आएगा एसिम्पटोट्स का वो हमारे पास निकल कर आएगा प्लस माइनस बी बाई ए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके पास जो टेंजेंट्स नहीं, आपके पास जो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकल कर आएगी वो x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू जीरो और x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू जीरो। बट पेयर ऑफ इक्वेशन निकल कर आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके की निकल कर आएगी, वो हमारे पास कुछ इस तरीके की निकल कर आएगी। मतलब ठीक है, मतलब अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट important and favorite topic, that is what रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा आप बोला? आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ध्यान से समझना इसको प्लीज, ठीक है। उसको बना रहने दो, जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक नाम और होता है, दैट इज इक्विवेलेंट हाइपरबोला। और बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, अगर आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इक्वल है तो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल सी, खत्म हो गया। अगर 2a इज इक्वल टू 2b है, मतलब ये कौन सी एक्सिस है मेरे पास, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। प्लीज नोट्स पलटो, मैंने एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल में लिखवाया था ट्रांसवर्स एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस, अगर इन दोनों की लेंथ भाई साहब इक्वल है, मतलब a इज इक्वल टू बी अगर हो गया तो मेरे पास वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। बस अब इस चीज के लिए ना हमें बहुत पकड़ बेलने पड़ेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी हाइपरबोला की। हमने अब तक जो पढ़ा एक्स स्क्वायर माइन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास एक हाइपरबोलिक इक्वेशन है। लेकिन अब कुछ थोड़ी देर बाद मैं एक इक्वेशन प्रूव कर दूंगा और उसमें बोलूंगा एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यस, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, वो भी मेरे पास एक हाइपरबोलिक इक्वेशन है, बट वो निकल कर आएगी मेरे पास इस वाले पॉइंट से। मतलब आपने ए इज इक्वल टू बी किया और आपके पास सब कुछ बदल गया, आपके पास सब कुछ बदल गया। मतलब यस, देखते हैं जरा कैसे बदलता है। मतलब अगर आपने ए इज इक्वल टू बी कर दिया, अगर आपने इज इक्वल टू बी कर दिया तो जरा मुझे बताना हाइपरबोला इक्वेशन क्या थी। मतलब हाइपरबोला इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अभी तक ये थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर ए इज इक्वल टू बी पुट किया, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर ए इज इक्वल टू बी पुट किया या फिर बी इज इक्वल टू ए पुट किया, तो एक्स स्क्वायर, और मैं क्या कह रहा हूँ, बी स्क्वायर जगह ए स्क्वायर पुट कर दे रहा हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे ही मैं a इज इक्वल टू बी या b इज इक्वल टू ए पुट कर दूंगा। तो बोला अगर आपने इसको सोल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यस, अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए साफ बोल देना कि भैया ये मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। जैसे अभी जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन कराया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वो मेरे पास कौन था, वो मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही था, क्योंकि वहां पर ए और बी इक्वल थे भैया, 3 और 3 याद करो। बोला यस, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन आ गई, इसको याद रखेंगे। बोला अच्छा एक बात बताओ, इसेंट्रिसिटी क्या होती थी। बोला इसेंट्रिसिटी होती थी मेरे पास, या तो वो याद रखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, या तो यहां से निकाल लो, ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हो, या फिर किसी बच्चों को अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट याद रखो, ए 1 प्लस कॉन्जुगेट अपॉन में ट्रांसवर्स का स्क्वायर है ना, कॉन्जुगेट 2b अपॉन में 2a, तो 2 से 2 कट गया था तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पता नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं समझ पा रहा हूँ, अरे भैया प्रीवियस लेक्चर देखे ना, समझ में आ जाएगी बात। तो ये मेरे पास इसेंट्रिसिटी। बोला अच्छा अगर आपने इसके अंदर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लगाना है तो जरा बताना इसेंट्रिसिटी क्या बन जाएगी। बोला इसेंट्रिसिटी बन जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि बी की जगह आपने ए पुट कर दिया, या ए की जगह बी पुट कर दो, ये तो कट गया तो 1 बन गया, तो 1 प्लस 1 दैट इज √2। ओ माय गॉड, यस यस, मुझे इसी की ही तलाश थी। और अब आज के बाद इसेंट्रिसिटी √2 हमेशा डायरेक्ट पुट कर देना अगर आपको दिख जाए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो। देखो धीरे धीरे करके इक्वेशंस निकलती आ रही है ना, बढ़ती जा रही है, तो ए इज इक्वल टू √2 बन जाएगा, डायरेक्ट पुट कर देना। ये चीज कब होगी, सिर्फ और सिर्फ तब जब मेरे पास होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। बोला ठीक है, हमारे पास ये भी चीज हो जाएगी। बोला अच्छा एक बात बताओ, अब मैं कुछ चीजें निकालना चाह रहा हूँ। मतलब क्या चीज निकालना चाह रहे हो सर आप। मतलब अभी बताओ जरा मुझे एक बात, कि आपके पास जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स थी, आप प्लीज वीडियो को पॉज करते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, मैं ऊपर चीज मिटाता रहूंगा, ठीक है ना। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स एसिम्प्टोट्स था, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स था, वो क्या था। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, जो भी, ठीक है, गलत बोल दिया तो सॉरी। बोला ए इज इक्वल टू 0 बी पुट करना भैया। अगर मैंने यहां पर ए इज इक्वल टू बी पुट कर दिया, अगर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कर दो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर तो कॉमन निकल के 0 के पास पहुंच गया, क्या बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओ हो, ये तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन गया। ओहो, ये तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बच गया। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। ये जो इक्वेशन जा रही है, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू वाई की, डेफिनेटली यही होगी। और ये जो इक्वेशन जा रही है वो y इज इक्वल टू, अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स कहो या x इज इक्वल टू माइनस वाई कहो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा, कुछ रीजन से लिखा है, क्योंकि मुझे निकालना है स्लोप, और स्लोप आप जानते हो कि y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स और m होता है स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप निकल कर आएगा वो स्लोप निकल कर आएगा 1, और इस लाइन का स्लोप निकल कर आएगा वो स्लोप निकल कर आएगा -1। और अगर इस लाइन का स्लोप 1 निकल कर आया तो ये जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा, क्योंकि भैया 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि स्लोप जानते हो ना टेंजेंट से निकलता है, तो 45 डिग्री। और m इज इक्वल टू -1 है तो स्लोप आपके पास नीचे जाएगा, और ये मेरे पास माइनस का 45 डिग्री, मतलब दो लाइंस के बीच का जो एंगल निकल कर आने वाला है वो 90 डिग्री बनने वाला है। यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यही बात अच्छी है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना, उनमें छोटी चीज पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स in a rectangular hyperbola, 90 डिग्री। what is the eccentricity value in a rectangular hyperbola, √2। लेकिन हम कर रहे हैं जेई की तैयारी, है ना, थोड़ा सा डीप चलेंगे, अभी गहराइयों तक पहुंचेंगे, आसमान बदल देंगे, दुनिया बदल देंगे इस हाइपरबोला की। अभी हम हाइपरबोला जो पढ़ रहे थे, इसकी दुनिया सब बदलने वाली है। तब तक आप प्लीज इस वीडियो को ना यहाँ तक नोट कीजिएगा। ये आपके पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ चुका है, मतलब आपके पास उसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू -1 आ गई, और आपके पास इस एसिम्प्टोट का
एक्सिस से 45 डिग्री एंगल और इसका -45 डिग्री है, तो 45 डिग्री ना मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो, मतलब दोनों एसिम्पटोट्स के जो 90 डिग्री का है। बोला ठीक है, करिए नोट। आगे चलते हैं हम, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया नोट? हो गया नोट? ठीक है, हो गया ना नोट यहाँ तक? प्लीज नोट इट डाउन। ये सब बातें डोंट वरी, मैं तो लिख दूंगा। अब मेरी एक बात सुनो, अब थोड़ा सा आराम से चलते हैं। मैं सिर्फ एक एंगल लिख के रखता हूँ, बाकी एंगल छोड़ देता हूँ। मतलब एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी, सुन लो पहले, सुन लो क्या कह रहा हूँ पता है? मैं कह रहा हूँ ये कौन सी एक्सिस है मेरे पास? एक्स। एक्स जब हम करते आए हैं, ये कौन सी एक्सिस है मेरे पास? वाई। यही तो हम लेके चलते आए हैं अब तक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इन्हीं एक्स और वाई की वजह से ही तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही थी, अभी अभी जो बनी इक्वेशन हाइपरबोला की, वो ये बनी थी। ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन बनी थी, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a इक्वल टू बी था, तो मैंने b को वैल्यू a पुट कर दिया था और हमारा काम हो गया था। बोलो ठीक है। बोला पता मैं क्या चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं क्या चाह रहा हूँ पता है? बोला ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एसिम्पटोट्स है। मैं करना चाह रहा हूँ कि आप इस एसिम्पटोट्स वाली एक्सिस को ना, आप इस एसिम्पटोट्स वाली एक्सिस को एक्स डैश मान लीजिएगा और इस वाली एक्सिस को वाई डैश मान लीजिएगा। मैं अपना सारा का सारा काम एक्स डैश और वाई डैश में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। मतलब जितनी भी मेरी इक्वेशंस थी, जितने मेरे फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, हाइपरबोला इक्वेशन, सब कुछ अभी तक जितना भी पढ़ा, जो भी पढ़ा आपने, वो हमारे पास सिंपल हाइपरबोला के अकॉर्डिंग था। लेकिन अब मैं यह चाह रहा हूं कि मैं अपना सब कुछ इन एसिम्पटोट्स के पैसेज में, उससे क्या होगा कि हमारे पास जो भी रेक्टेंगुलर के क्वेश्चन होंगे बड़े सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चन आगे देखोगे तब समझ में आएगा क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अभी समझो इस बात को कि मुझे इस एक्स एक्सिस को और इस वाई एक्सिस को मेन एक्सिस बनाना है। मतलब मैं चाहता हूं कि इस एक्स एक्सिस को, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये जो एक्स डैश एक्सिस है, ये घूमकर यहां पहुंच जाए। बोला अगर ये घूमकर यहां पहुंचेगी तो हमें तो इस वाली लाइन को, तो मुझे तो इस वाले एसिम्पटोट्स को यहां से घुमा के यहां लाना पड़ेगा। मतलब 45 डिग्री नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। बोला यस। बोला आपको क्या करना पड़ेगा? बोला रोटेट कर दो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। फिजिक्स भी पढ़ चुके हो, पहले भी काफी चीजें पढ़ चुके हो। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो पॉजिटिव लेते हो, अगर क्लॉकवाइज घूमते हो तो नेगेटिव लेते हो। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि आप थीटा को -45 डिग्री घुमा दीजिए। यस, फोकस ऑफ कैमरा इज इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा पेशेंस रखना वाली बात है। मैं क्या चाह रहा हूं कि ये एक्स डैश एक्सिस है ना, वो घूमकर यहाँ पे आ जाए। प्लीज आप तो, आपके पास तो फोन है, तो फोन है तो प्लीज आप घुमा के देखिएगा। या फिर मैं क्या चाह रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इस इक्वेशन को, इस एक्सिस को। ये जो एक्सिस जा रही है, मुझे इसको अपनी मेन एक्सिस बनानी है, यहां पर लाना है, यहां पर। एक तो इसका फोकस बार बार बिगड़ जा रहा है, मैं अगर इसको फोकस को फिक्स कर दूं तो क्या ओके? आई थिंक ये लॉक कर दिया मैंने अब। तो ये एक्सिस अगर यहां पहुंच गई तो मेरा सारा काम आसान। ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, मतलब मुझे सारा का सारा खेल अब इसमें रखना है। लग करते हैं, मतलब आप इसको रोटेट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात कही ना भाई मैंने। तो बोला थीटा, बोला अच्छा रोटेशन का क्या क्या फॉर्मूला था? बोला रोटेशन का फॉर्मूला याद करो, आपने लाइन में, स्ट्रेट लाइन के चैप्टर्स में लास्ट में पढ़े थे, एक्स डैश इक्वल टू एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। बोला यस। बोला आपके पास जो एक्स डैश एक्सिस है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, याद करो, सब कुछ याद आएगा आपको। वाई डैश ये वाला कहो या ये वाला कहो, बोला एक्स, बोला कोस थीटा, कोस का -45 डिग्री, और प्लस में वाई साइन, साइन का -45 डिग्री। कोस माइनस थीटा, तो कोस थीटा होता है, आप जानते ही हो।
इसको बस इसको बाद में लिख देंगे, पहले सिंप्लीफाई करो। तो x cos 45, वैसे क्यों बच्चा स्टेज कर रहा हूं मैं, माइनस का y साइन, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा। तो x बाई रूट टू और माइनस वाई बाई रूट टू, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई बाई रूट टू, और ये बन जाएगा x डैश के इक्वल। बोला यस। बोला सिमिलरली अगर y डैश की अगर बात करूं तो मेरे पास बन जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा और प्लस में y कोस थीटा। यहाँ पे जरा डायरेक्ट डालो, डायरेक्ट थीटा की वैल्यू माइनस 45, साइन माइनस 45, साइन माइनस 45 माइनस प्लस साइन 45 बचा, तो x बाई रूट टू बचा और प्लस में y बाई रूट टू बचा, तो x प्लस वाई बाई रूट टू, तो y डैश x प्लस वाई इज इक्वल्स टू दिस वन। यस यस। तो मेरे पास दो बेहतरीन रिजल्ट निकल कर आए। मतलब अगर आपके पास सब कुछ खेल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप x डैश और y डैश ये होते तो, बोला ठीक है। तो बोला आपके पास मैं जो चाह रहा हूं वो चाह रहा हूं कि क्योंकि ये चीजें कब कर रहे हैं हम, ये चीजें तब कर रहे हैं जब हमने रोटेट किया। रोटेट कब किया, जब हमारे पास एसिम्प्टोट्स बने। कैसे बने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब क्या है, मतलब मैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन को मॉडिफाई करूंगा। रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये जो सारी कंडीशन निकल कर आ रही है, ये सारी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब निकल कर आ रही है जब हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कंडीशन लगाई तब। ए इज इक्वल टू बी किया, ए इज इक्वल टू बी किया तब। मतलब अच्छा, अगर ए इज इक्वल टू बी किया तो हमारे पास क्या बनेगा पता है, एक्स स्क्वायर। अभी तो हमने लिखा, ये तो मेरे पास सिंपल हाइपरबोला है ना भाई, ये तो मेरे पास सिंपल हाइपरबोला है ना। बोला ठीक है, आप प्लीज नोट करते रहिएगा साथ साथ। बोला ठीक है। बोला एक काम करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, क्या मैं इस फॉर्म को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बोला यस। बोला कर सकते, बोला करना जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। बोला यस, मुझे इसको x डैश और y डैश में कन्वर्ट करना है। तो बोला क्या करोगे, बोला एक काम करो, रूट टू, ये 2 हो गया ना, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि x माइनस वाई बाई रूट टू मेरे पास x डैश बन जाएगा और ये हमारे पास y डैश बन जाएगा और ये मेरे पास a स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ओ हो, हम पहुंच रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं नए हाइपरबोला की तरफ, हम पहुंच रहे हैं नए हाइपरबोला की तरफ। वेयर इज माय डस्टर, हम पहुंच रहे हैं नए हाइपरबोला की तरफ। प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो हम पहुंच रहे हैं नए हाइपरबोला की तरफ और हमारा काम हो गया। मतलब ये जो x डैश y डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 आया, ये कौन बना, मतलब ये तो मेरे पास एक कॉन्स्टेंट ही तो है। तो एक काम करते हैं ना, इस ए स्क्वायर बाई 2 को, अब दिख रहा है ना, x डैश वही लिखा है मैंने ना, ये कभी कभी लाइट से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है तो एडजस्ट कर लिया करो, मैं क्या लिख रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ आपको समझ आता है। तो बोला आप एक काम करो ना, आप इस एक्स ए स्क्वायर बाई 2 को सी स्क्वायर मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूँ कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो सी क्या निकल जाएगा मेरे पास, ए बाई रूट 2। बोला ठीक है। बोला सी स्क्वायर, बोला सी स्क्वायर है तो मेरे पास कोई ना कोई कॉन्स्टेंट टर्म ना भाई, आएगा तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट नंबर, चाहे वो कुछ भी आए, आएगा तो कॉन्स्टेंट नंबर, ए आए बी आए सी आए जेड आए 9 आए 10 आए, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो कॉन्स्टेंट। तो बोला यस, तो आप एक्स डैश वाई डैश, आपके पास एक कॉन्स्टेंट वाली फॉर्म बन रही है। तो अभी चलो मैं इसको, अभी तो चलो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं। तो हमारे पास एक एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और यही मेरे पास एक नया हाइपरबोला बनकर आया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। बार 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 मैं एक्स डैश वाई डैश लिखूंगा तो दिक्कत रहेगी। तो वैसे तो मेरे पास एक्स डैश वाई डैश रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब बाद में ना मैं इसी को ही अपनी एक्स और वाई एक्सिस मान लूंगा, ठीक है। इस एक्सिस का रोल खत्म हो जाएगा, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, अगर मैं बोल दूं एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सी कोई भी कॉन्स्टेंट है, अरे सी स्क्वायर करोगे, सपोज यहाँ 25 होता, एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई प्लीज समझना, मैंने कहा 25, तो आप क्या कहोगे, सर एक्स डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे सी के लिए 5 है, 25 तो कॉन्स्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अरे भैया है तो हाइपरबोला ही ना।
अब एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 25 कहूं या एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 5 कहूं, बनेगी तो मेरे पास एक हाइपरबोला, वो सी के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कांस्टेंट आएगा 5 आए 25 आए कर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया कि एक्स वाई अगर मल्टीप्लाई में तो हाइपरबोला बने। अरे मुझे याद आया, इस चीज तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोथर्मल इक्वेशन आप पढ़ते हो, आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो, पीवी इज इक्वल टू अपनी एमआरटी या एनआरटी करके जो भी आप देखते हो, वहां पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देता हूं तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाता है, और पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी भी वेरिएबल था, वी भी वेरिएबल था, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, और अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल देन पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मेक्स अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। दैट्स द रीजन कि आइसोथर्मल कर्व्स आर ऑलवेज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व्स। कुछ समझ में आई मेरी बात, है ना? फिर आपने वो भी पढ़ी, पी की पावर एन की इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आइसोबारिक आइसोकोरिक दैट। लेकिन मैं आइसोबारिक आइसोकोरिक की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ आइसोथर्मल की। और आइसोथर्मल में हम जानते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एन हमारे पास वैसे कांस्टेंट होता है, आर हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 कुछ कुछ है ना, ऐसा कुछ होती है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ मोल्स या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो भी कांस्टेंट, और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर देता हूँ तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा, और पीवी इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। यस यस, आपके पास एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आइसोथर्मल कर्व्स आर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स। सिंपल है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि एक्स वाई पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या बन रहा है, यस। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन इक्वेशन निकल कर आई, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, और मैं इस एक्स डैश वाई डैश को थोड़ी देर बाद मैं एक्स वाई ही बोल पड़ूंगा सर, लेकिन ये एक्स वाई ये वाला एक्स वाई नहीं है, समझना मेरी बात को, प्लीज समझना। मैंने इन्हीं इक्वेशन का नाम बाद में एक्स और वाई रखा है ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्स डैश वाई डैश लिखा आएगा भाई, मतलब समझ लेना कि ये इक्वेशन अपने आप रोटेट हो रखी है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने ऐसा हाइपरबोला को इस एक्स को यहां रोटेट कर दिया तो हाइपरबोला कैसा बनेगा, पता है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने अपनी इसको इस हाइपरबोला को बनाया तो ये एक्सिस आपके पास एक्चुअली एक्स डैश है, ये वाली एक्सिस है, लेकिन मैं इसको नाम क्या रख रहा हूं, अभी एक्स रख दे रहा हूं, और ये एक्चुअली मेरे पास वाई डैश एक्सिस है, लेकिन मैं इसको क्या बोल दे रहा हूं, वाई ही बोल दे रहा हूं। तो पता क्या, देखो ना, एक बात सोचो ना भाई, ये वाई डैश है तो ये नेगेटिव वाई डैश हो गया, और इन दोनों के बीच में एक पैराबोला कर्व फंसा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में एक पैराबोला कर्व फंसा हुआ है यू यू, और कहां कहां फंसेगा, वाई डैश के बीच में और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में, समझ पा रहे हो? वाई डैश के बीच में, ये हमारे पास ये हमारे पास कौन सा था, एक्स डैश और नेगेटिव वाई डैश, एक्स डैश और नेगेटिव वाई डैश, एक्स डैश कहां पर है, ये रहा, और नेगेटिव यहां भी फंस गया। वो तो हाइपरबोला कैसे बनाएगा वो तो बता देता हूँ, वो तो बाद में बनाते रहना। ये जो कर्व आपके पास बनकर आ रही है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपने एक नई कर्व देखी है अब, ठीक है? तो प्लीज अभी आप वीडियो को यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा, ये लिखिएगा, ये भी बना लीजिए, इसकी भी डिटेल में बात करेंगे, और इसके ऊपर डिस्कस करना हमें अगले 1-2 लेक्चर में, खोपड़ी में घुस जाएगी आराम से, टेंशन मत लो। तब तक वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। हो गया नोट, हो गया नोट? थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे डायग्राम को, वरना खोपड़ी में घुसेगी नहीं बात। बोला आपके पास ये लो जी, ये लो जी, और ये लो जी, ठीक है ना? अब थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ऑटो करेक्ट। तो ये हमारे पास एक नया नवेला हाइपरबोला बनकर आ गया, और मैं यहां पर इसको अब x और y लिख दे रहा हूं। तो अगर मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा तो समझ जाना भाई कि हमारे पास ये वाला हाइपरबोला बन रहा है, आप समझ जाना कि मेरे पास ये वाला हाइपरबोला बन रहा है, ठीक है? अब मैं पता क्या जानना चाह रहा हूं, मैं पता क्या जानना चाह रहा हूं,
मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस हाइपरबोला के वर्टेक्स कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है। बोला फोकस वर्टेक्स, तो वर्टेक्स तो मेरे पास इस हाइपरबोला के जो बीच में सिमिट्री बना के देगा, जो सिमिट्री बना के देगा वही तो मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस होगी। बोला कौन सी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, याद करो अभी जब रोटेट किया था तो आपके पास एक एक्सिस यूं बनती हुई चली जाएगी। हमने अभी सिर्फ उस डायग्राम को रोटेट ही किया है, तो सारी चीजें, अरे फोकस कहीं ना कहीं तो बैठेगा, फोकस कहीं ना कहीं यहीं पर ही तो बैठेगा, वर्टेक्स कहीं ना कहीं यहीं पर ही तो बैठेगा, और डायरेक्ट्रिक्स कहीं ना कहीं इनके बीचों बीच ही तो बैठेगी। तो मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। समझ में आ रही मेरी बात। तो बोला वर्टेक्स कैसे निकालोगे, बोला वर्टेक्स, बोला ये लाइन कौन सी है आपके पास, बोला y इज इक्वल टू एक्स, है ना भाई। अगर ये y एक्स है तो अब सब कुछ मैं इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं सब कुछ मिटा के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूं हाइपरबोला की। और हाइपरबोला की नई जिंदगी की शुरुआत होती है यहां से, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन ये कॉन्स्टेंट था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था तो सी स्क्वायर था, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले सी स्क्वायर लिया था ना, क्वेश्चन बाद में माना था ना, अभी सी स्क्वायर था हमारे पास जनरली तौर पे। तो भाई मैं एग्जैक्टली रिजल्ट पे पहुंचना चाह रहा हूँ। और ये कौन सी लाइन है मेरे पास, बोला y इज इक्वल टू एक्स। बोला जहां पर आपके पास ये लाइन और ये हाइपरबोला टच करेगा वही तो मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट होगा। ओहो हो, बोला यस, बोला सोल्व करो फटाफट। तो बोला x, y की वैल्यू x पुट करो, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी तो y भी तो इसके इक्वल हो गया। बोला यस, तो मतलब आपके पास दो कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएंगे, सी सी और माइनस सी सी। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है ना कि आपके पास ये जो वर्टेक्स निकल कर आ रहे हैं ये कोऑर्डिनेट कौन सा निकल कर आएगा, सी सी। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वर्टेक्स बनकर आएगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट बनकर आएगा, ये कौन सा पॉइंट निकल कर आएगा, माइनस सी सी। यस, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं आपके पास, दैट इज सी सी, सी सी, मार्कर मार्कर मार्कर। तो हमारे पास वर्टेक्स की कहानी हो गई खत्म। मैं बात करता हूँ फोकाई। बोला एक बात बताओ, बोला फोकस कौन है, बोला फोकस कौन है, बोला फोकस तो ये बैठा हुआ। बोला ये अगर ओ है, इसको चलो मैं ए मान लेता हूँ, हमने इसको ए माना था ना, अरे ए ही तो माना था, वर्टेक्स को वी थोड़ा माना था यार, याद करो पहले क्लास। तो हमें निकालना है ओएस, तो बोला आप ओएस निकाल दो। बोला ओएस कैसे निकलेगा, बोला ओएस निकलेगा ओ ए प्लस में ए एस। बोला यस, ओएस निकलेगा ए ओ ए प्लस में ए एस। बोला वो सब छोड़ो, जो फोकस था वो हमारे पास क्या था, बोला फोकस की इक्वेशन थी मेरे पास ए कोमा जीरो, हाइपरबोला, हाइपरबोला ही तो है, फोकस तो ही रहेगा ना भाई। आप सिंपल अगर बात करूं तो ए कोमा जीरो था ना, तो आप मुझे बताओ कि ए को कितनी लेंथ है, ए कितना है मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी है, ए अब देखो ये सी सी लेंथ है ना, तो मतलब यहां से सी गए और यहां से सी गए, तो ओ ए कितना हो गया हमारे पास, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए कितना बन गया मेरे पास, टू सी स्क्वायर मतलब रूट टू सी। तो भैया ये ओ ए तो रूट टू सी हो गया। मतलब जो आपके पास इस बारी ए है, ए कौन होता था, ओरिजिन से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, इस बारी ए कौन है, रूट टू सी। तो रूट में टू इंटू में सी। समझ में आ रही है मेरी बात। अरे भैया आपके पास अभी ऐसे मत बोलना कि ये आप लोगों को नहीं पता, ये क्या होता था, ए ही तो होता था। और यहां पे कौन होता था, फोकस। तो आप फोकस को क्या बोलते थे, ए ही बोलते थे। तो ए का एक कौन होता था, वर्टेक्स से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। वही तो मैं कर रहा हूं, वर्टेक्स से ओरिजिन तक का डिस्टेंस ये आपको निकालना है। और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है सी सी, तो ये सी तो ये रूट टू सी तो होगा। ओ ए लेंथ पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कुछ नहीं किया, तो ये रूट टू सी हो गया। तो रूट टू सी टाइम्स ऑफ इसेंट्रिसिटी तो होता है फोकस, क्योंकि हाइपरबोला में ई से मल्टीप्लाई करते हो। और अगर आपको ई से मल्टीप्लाई करना है और इसेंट्रिसिटी में आपने अभी वैल्यू निकाली थी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की रूट टू आई थी। अभी अभी थोड़ी देर पहले इसेंट्रिसिटी की वैल्यू रूट टू आई थी, तो रूट टू टू सी, मतलब ये आपके पास टू सी निकल कर आया। पता है क्या निकल कर आया, आप बात समझ पा रहे हो मेरी बात क्या है, ये आपके पास रूट टू सी, तो आपके मतलब टू सी तो डिस्टेंस आपके पास ओ से लेकर एस तक आ चुका है। यस, ओ एस का डिस्टेंस आ गया टू सी। लेकिन मुझे ओ एस डिस्टेंस से तो ठीक है मतलब है, लेकिन मुझे तो कोऑर्डिनेट से मतलब है ना भाई, कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे,
क्योंकि कोऑर्डिनेट्स फॉर्म में जानना चाहूंगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के फॉर्म में क्या है। 2c तो पूरी की पूरी लेंथ है, मतलब अगर मैं डिनोट करना चाहूं तो 2c तो मेरे पास भाई साहब ये है, फोकस है। क्योंकि आपने ए को ई से मल्टीप्लाई किया, ए मेरे पास ये था, इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो फोकस निकल गया, वो तो 2c निकल गया, लेकिन मुझे तो कोऑर्डिनेट चाहिए एक्स और वाई के टर्म में। सिंपल सी बात है ना, ये √2c रहा होगा, ये √2c रहा होगा, √2c तभी तो बनेगा। अरे आप जानते हो ना भाई, ये x और y तो सेम ही है ना मेरे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना। ओ एस इज इक्वल टू वॉट, ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं अगर ए मान, इसको ए क्यू मान लूं, मैं इसको क्यू मान लेता हूं, कुछ भी, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर, प्योर मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। और दोनों तो मेरे पास सेम है, तो ट्वाइस ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर, और ओ एस कौन है, ओ एस तो मेरे पास 2c है, तो 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या बन गया, √2c। मतलब पता है क्या कह रहा हूं मैं, मतलब ये कह रहा हूं कि भाई साहब जी, ये जो डिस्टेंस आया और ये जो डिस्टेंस आया और ये जो कोऑर्डिनेट आए, ये निकाल दिए मैंने। मेरा काम फोकस निकालने का था और फोकस मैंने निकाल दिया है, वो निकल कर आया √2c और √2c। हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब फोकस आपको AE, 0 याद करने की जरूरत नहीं है, √2c, 0, √2c, √2c है ना, ऐसे याद करने की जरूरत है। c कौन है, ऊपर देख लो, x y = c स्क्वायर है, वहां c निकलेगा आपके पास। क्वेश्चन करेंगे तब आइडिया लगेगा, डोंट वरी। दो चीज हो गई आपके पास, क्या क्या, वर्टेक्स, फोकस। आज की क्लास के इतना काफ़ी करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स हम कल की क्लास में करेंगे, वैसे आज की क्लास काफ़ी हाई हो चुकी है। डायरेक्ट्रिक्स और जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, है ना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, डोंट वरी, ताकि आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आदत पड़ जाए, जैसे हाइपरबोला के बारे में पढ़ा। तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और होप्स आपकी नेक्स्ट क्लास में काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।